Good afternoon, class. Myself, Ritesh Krishna Shrivastava. I'm an assistant professor from the School of Management, BBD University, and I'm recording this video for the purpose of finance student. And today's topic is balance scorecard. बैलेंस स्कोर कार्ड बेसिकली क्या है? ये एक स्ट्रैटेजिकल टूल है, ठीक है, जिसको सबसे पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर नॉर्टन और डॉक्टर कैपलान ने इंट्रोड्यूस करा हुआ था। वो फर्म्स को कंसल्टेंसी देते हैं और उसी के केसेस में उन्होंने कुछ आइडेंटिफाई करा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको किस तरह से इम्प्रूव करा जा सके। ठीक है, तो बैलेंस स्कोर कार्ड बेसिकली हमारे लिए क्या है? ये भी एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल है, ठीक है। और परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल हमारे लिए बहुत सारे हैं, हमें ये पता है, जैसे पी रेशियो है, आरओसी, आरओआई है, ईपीएस है, मार्जिन्स है कई तरह के, ठीक है। ये सारे हमारे लिए कुछ एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल है। लेकिन बैलेंस स्कोर कार्ड एक अलग तरह का मैनेजमेंट टूल है, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजिकल टूल है, ठीक है। ये क्वालिटेटिव तो है ही है, साथ में क्वालिटेटिव के साथ साथ में ये क्वांटिटेटिव भी है, जिसमें आप अपने की एरियाज क्या है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है और दूसरे इंडिकेटर्स क्या हैं, आपको क्या मेजर लेने हैं, उनका एवेलुएशन कैसे करना है, उनको टारगेट कैसे करना है, तो ये इन सारी चीज़ों के लिए स्ट्रेटेजाइज करता है, ठीक है। और बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हो, ठीक है, क्योंकि हम बैलेंस स्कोर कार्ड को बहुत क्विकली इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। अगर आप बैलेंस स्कोर कार्ड के रिजल्ट देखना चाहते हो तो आपको जनरली एक लेंथी टाइम फिनोमेना में या टाइम स्पैन देना पड़ेगा, जहाँ पर वो टाइम स्पैन आपका में भी पॉसिबल 6 मंथली हो सकता है, ईयर्स में हो सकता है, 5 साल 7 साल, इस तरह के स्पैन हो सकते हैं, ठीक है। जनरली अगर हम इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात करें तो हमें यही होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेक होल्डर हैं, ठीक है, हम उनका वेल्थ को मैक्सिमाइज करें। लेकिन उन वेल्थ मैक्सिमाइज करने में हम बहुत सारे छोटे छोटे स्टेक होल्डर्स को मिस कर देते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड क्या काम करता है? ये कहता है कि आपका वेल्थ जो मैक्सिमाइज करना है, जो आपका कोर ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, वो तभी फुलफिल हो पाएगा जब आप बाकी के जो स्टेक होल्डर्स हैं या अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप उसको ध्यान दोगे तो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं। साथ में ये भी कहता है कि जब कभी भी हम स्ट्रैटेजी या इस तरह की चीजें बनाते हैं तो हमसे टॉप प्रोफेशनल या स्ट्रैटेजिकल प्रोफेशनल एम्प्लॉयज के साथ ही ये सारी चीजें प्लान डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली ये बैलेंस स्कोर कार्ड एक ऐसा टूल है जिसमें आपके स्टेक होल्डर या अपने ऑपरेशन लेवल या मैनेजरियल लेवल के जितने भी एम्प्लॉयज है, आप सभी को ही कंसीडर करते हैं, सभी से फीडबैक और फीड फॉरवर्ड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट कराते हैं। ये आज की डेट में टॉप 10 मैनेजमेंट टूल में से है, ठीक है, जहाँ पे सीआरएम है, एससीएम है, ठीक है। आप देखोगे कि बैलेंस स्कोर कार्ड का भी अपना एक पोजीशन है, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादातर जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है वो बैलेंस स्कोर कार्ड इम्प्लीमेंट करती हैं और वो इम्प्लीमेंट करने के बाद इसका इफेक्टिव यूज भी करके प्रॉफिटेबल कंडीशन में है। बैलेंस स्कोर कार्ड बेसिकली क्या काम करता है? ये अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको दो फॉर्म में डिवाइड करता है, ठीक है। जो दो ऑब्जेक्टिव इनके पास हैं उनको ये जनरली बोलता है, एक को बोलेगा कि ये हमारे लिए क्या है, लीडिंग इंडिकेटर है, दूसरे हमारे लिए लैगिंग इंडिकेटर है। लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है, बैलेंस स्कोर कार्ड ये कहता है कि आप लीडिंग इंडिकेटर पे काम करिए, आप लैगिंग इंडिकेटर पे काम मत करिए। लैगिंग इंडिकेटर क्या होंगे? ये खुद ब खुद रिजॉल्व होंगे, ठीक है, आपको इसके लिए एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है, ठीक। अब लीडिंग फैक्टर को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि हमारे लिए नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हम यहाँ पर फाइनेंशियल्स की या रेवेन्यू की या उससे जुड़े हुए प्रॉफिट की कभी भी बात नहीं करेंगे। तो ये नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है जो फाइनेंस को कभी भी ध्यान में नहीं रखता, ठीक है। फाइनेंशियल जो भी रिजल्ट्स हैं वो ऑफकोर्स हमारे लिए फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ही होंगे। तो यहाँ पे ये जो डिस्कस करने को बोलता है वो ये कहता है कि आपको जो ध्यान में रखना है, हमारे लिए नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कस्टमर है, ठीक है, इंटरनल प्रोसेसेस आपकी कितने स्ट्रॉन्ग है, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी कैसी है, ठीक है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो कोर फैक्टर पे आप अगर फोकस करेंगे तो जो आपके ऑपरेशंस के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे या जो रेवेन्यूज आएंगे, ठीक है, वो खुद ब खुद इम्प्रूव होंगे और आपकी जो भी गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैच करेंगे। क्योंकि अल्टीमेट क्या काम करते हैं, हमें फाइनेंशियली चाहिए, लेकिन वो फाइनेंशियल कैसे अचीव हो तो मैं इससे कोऑर्डिनेट या इंटरलिंक करके उनको देखूंगा, ठीक है। तो अल्टीमेट ये चीज़ है।
एग्जाम्पल एक यहाँ पे ले रखा हुआ है। हम लोग आज की डेट में चैटबॉट सभी जानते हैं। चैटबॉट क्या है कि हमारे पास एक ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड या मशीन लर्निंग बेस्ड एक चैटिंग सिस्टम है, जहाँ पर आप अपनी क्वेरी डायरेक्टली पूछ सकते हो किसी ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू, चैट मैसेंजर के थ्रू। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या है कि ये एक लर्निंग फिनोमेना है और इनोवेटिव फिनोमेना है। ऑल्दो ये थोड़ा सा पुराना हो गया आज की डेट में, लेकिन फिर भी इंडिया जैसी कंट्री में ये अब पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, जैसे हम कभी भी कोई इंक्वायरी करते हैं या कस्टमर केयर पे बात करते हैं, तो हमें मे बी पॉसिबल जो दूसरे एंड पे जो एग्जीक्यूटिव है, मे बी पॉसिबल एक बार में हमें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं या एक बार में प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, और साथ में उनका वेटिंग टाइम भी है काफ़ी ज़्यादा, मे बी पॉसिबल मुझे कई टाइम तक की होल्ड में रखना पड़ रहा है। ठीक है, कॉल को मेरी एक बार में कॉल नहीं कनेक्ट हो रही है, तो इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में अपनी पोस्ट सेल सर्विसेज को देने में या किसी भी इंक्वायरी को डील करने में या किसी भी ग्रीवियंस को आइडेंटिफाई करने के लिए चैटबॉट का यूज करते हैं। चैटबॉट कैसे प्रिपेयर होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये लर्निंग इन ग्रोथ है। लर्निंग इन ग्रोथ का क्या मतलब है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के जो दो मेजर रिसोर्सेज हैं उसमें हमारे लिए मशीन है और दूसरे नंबर पे हमारे लिए मैन पावर है। ठीक है, ये दो हमारे लिए मेजर रिसोर्सेज हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हो और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हो, तो आपको नई मशीन से ऑटोमेटिक मशीन या नई इफिशियंसी वाली मशीन, कम टाइम कंज्यूमिंग, कम मेंटेनेंस वाली मशीन इवॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, ग्रोथ के केस में भी यही है कि अगर आपको जोग्राफिकल रीचेबिलिटी इंक्रीज करनी है, तो भी आपको नया ऑफिस का सेटअप इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इन मशीन्स को वर्क कौन करेगा या ऑपरेट कौन करेगा, इसको मैन पावर ही करेगी। तो जब तक कि मैन पावर आपके पास लर्नेड नहीं होगी, स्किल्ड नहीं होगी, ठीक है, या उसमें इतना ज़्यादा स्किल नहीं होगा कि वो प्रॉब्लम को किस तरीके से देखते हैं, उनका अप्रोच कैसा है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तब तक आप आगे कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकते। तो लर्निंग एंड ग्रोथ हमारे पास यही है। ठीक है, कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो कितने अप टू डेटेड हैं। ठीक है, उनके स्किल्स कितनी हैं, उनकी इफिशियंसी कितनी है, प्रोडक्टिविटी कितनी है। तो अगर आप चैटबॉट प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, एक इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा जहां पर आप उसको लोन प्रोग्राम के लिए जितनी भी क्वारीज हैं उनके ऊपर पहले ट्रेनिंग दो। ठीक है, कि आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पे अगर कोई भी कस्टमर आया या कोई भी क्लाइंट आया, वो तो कितनी तरह से क्वारी कर सकता है आपसे। ठीक है, और अगर एक क्वेरी करी है तो उसके बाद उसका नेक्स्ट जो ऑब्वियस क्वेश्चन होगा वो क्या हो सकता है। ठीक है, या पास क्वेरी के जो कीवर्ड्स हैं उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, उनको वेलकम करना, लास्ट में थैंक यू बोलना, या अगर कोई एक ऐसा सिचुएशन भी है कि जहां पर वो हो सकता है क्वेरी को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, तो वो एक ऑप्शन भी दे रहा है आपको कि क्या आप सीधे कस्टमर एग्जीक्यूटिव से या ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल से कम्युनिकेट करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ठीक है, तो ये कैसे प्रोसेस हुआ, पहले मुझे उसको फीडअप करना पड़ेगा, ये सिचुएशन सारी बतानी पड़ेगी कि क्लाइंट इस तरीके से आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, आपको ये रिएक्शन देने पड़ेंगे उस केस में। ठीक है, और अगला नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो ये पहले से अगर फीड नहीं करा गया होगा तो तभी वो नहीं बताएगा। ठीक है, तो उसी तरह ह्यूमन या मशीन्स के साथ भी होता है कि उसके जितनी भी चीज़ें आती हैं, जो भी नई चीज़ें हैं, वो तो हम फीड करते ही हैं, साथ में अपने एक्सपीरियंस से भी लर्न करता है। तो यहाँ पे भी हमें वही चीज़ सीखनी है। फिर नेक्स्ट आता है इंटरनल प्रोसेसेस। इंटरनल प्रोसेसेस का क्या मतलब है, हमें ये पता है ऑर्गेनाइजेशन में एक अकेली मशीन या एक अकेला मैन पावर तो नहीं वर्क कर रहा। ठीक है, मैन पावर से क्या बनता है, टीम बनती है, टीम से मे बी पॉसिबल डिपार्टमेंट बनता है। ठीक है, डिपार्टमेंट से एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट बन सकता है, या एक ऑफिस का लोकेशन या एक जोग्राफिकल एरिया का लोकेशन हो सकता है। और मे बी पॉसिबल कि हम पूरे लोकेशन के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड या ऑल ओवर कंट्री के बारे में बात करते हैं। और अच्छा एक ये भी चीज़ है कि हम अभी एक डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, R&D, मार्केटिंग, सेल्स, HR, पर्सनल। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल, फाइनेंस। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट या कम्युनिकेट करते रहते होने चाहिए। तो अब ये चीज़ होता है कि इंटरनल प्रोसेसेस में हमें क्या ध्यान देना है कि हम अपने जो भी प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जो भी मुझे इनपुट मिल रहे हैं उनको स्टोर कहाँ पे कराना है, उनको प्रोसेस या आगे एक्शन क्या लेना है, ताकि मैं डिजायर्ड आउटपुट पे कम से कम टाइम पे कम से कम कॉस्ट पे पहुंच सकूं। ठीक है, या इन्फॉर्मेशन उसके लिए रेलेवेंट है कि नहीं है, कि वो उसकी नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी क्या है, या उसकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्या है, या इसका ग्रीवियंसेस कैसे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन के लिए ही है। ठीक है, तो ये हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप
का जो टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, किसी भी क्वेरी को सॉल्व करने का या प्रोसेस को सॉल्व करने का, वो मिनिमाइज हो सके। टाइम ड्यूरेशन को मिनिमाइज कर रहे हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आपके इंटरनल प्रोसेस कम्युनिकेशन में या कोऑर्डिनेशन में, या आपके पास जो टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, ठीक है, या मशीन्स हैं, क्या वो इतनी कैपेबल हैं जो आपका डिजायर्ड आउटपुट को प्रोसेस कर पाए, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंटरनल प्रोसेस है। तो अगर आप इंटरनल प्रोसेसेस पे दे रहे हैं, लर्निंग एंड ग्रोथ पे दे रहे हैं, तो आप क्या काम कर रहे हैं कि आप फ्रंट एंड पे और बैक एंड दोनों पे ही आप जो भी रिसोर्सेज हैं उनके एक्सपीरियंसेस को, उनके कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहे हैं। इंटरनल प्रोसेस में आपका प्रोसेसेस की हैंडलिंग इजी हो रही है, ठीक है, टाइम रिडक्शन, एरर रिडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, ये सारी चीजें हो रही है। अगर आप इन दोनों चीजों को फुलफिल कर देते हो, ठीक है, तो मे बी पॉसिबल एक पोटेंशियल कस्टमर, ठीक है, जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है वो एक लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप अगर ये सारी क्वारीज को प्रॉपर डील कर रहे हो तो आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हो, ठीक है। और कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई, कस्टमर के भी नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, किस प्राइस पे है, पोस्ट सेल सर्विसेज क्या है, सर्विसेज के लिए किस सेंटर में जाना पड़ेगा, कितने टाइम ड्यूरेशन में प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा, किस सीजन में रहेगा, क्या दूसरे कलर में आता है कि नहीं आता है, ठीक है, कॉम्पिटिटर किस प्राइस पे दे रहे हैं, ठीक है। तो कस्टमर के भी अलग अलग तरह के सेटिस्फैक्शन लेवल होते हैं, अलग अलग तरह का क्वारीज होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपर अपने इन प्रोसेसेस में हैंडल कर पाओगे, ठीक है, ताकि हर एक आपका एम्प्लॉय या रिसोर्सेज कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझ सके और उसके लिए टाइम ड्यूरेशन या एफिशिएंसी इंप्रूव कर सको आप, तो कस्टमर को आप हमेशा खुश रख सकते हो, हैप्पी रख सकते हो, ठीक है। और कस्टमर अगर खुश है तो आपके फाइनेंशियल ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेंगे। तो ये यही चीज़ कहता है, ठीक है, कि आपको ये 3 प्रोसेसेस पे ध्यान देना है, ठीक है। ये 3 प्रोसेसेस पे ध्यान देना है, ये वाला अपने आप आ जाएगा, ठीक। तो ये एक एग्जांपल था बैलेंस स्कोरकार्ड का। बैलेंस स्कोरकार्ड इंप्लीमेंट करने में दिक्कत यही आती है कि ये ज़्यादा कॉस्टिंग का होता है, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है क्योंकि आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको चेक करना पड़ेगा कि वो पहले किस तरह से वर्क कर रहा है, रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर एक टीम डिप्यूट करोगे, वो टीम उस प्लान को पहले तो प्लान प्रिपेयर करेगी और फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट कराएगी। अगर कोई गैप आ रहा है इम्प्लीमेंट कराने में, ठीक है, या कोई वेरिएंस आ रहा है तो उस वेरिएंस को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगी, ठीक। तो ये कॉस्ट है, टिकिंग है। लेकिन हाँ, अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है क्योंकि वो बल्क में काम करते हैं, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग ऑफ कोर्स है क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च करने पड़ते हैं, इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, टारगेट डिप्यूट करने पड़ेंगे, उन टारगेट को रेगुलरली या कंटिन्यूअसली हमें चेक भी करना पड़ेगा, इवैल्यूएशन जरूरी है, ठीक है। तो बैलेंस स्कोरकार्ड बेसिकली यही सारी चीजें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये इससे बड़े ही ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल हो पाया है, ठीक है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अभी भी फिलहाल थोड़ा सा अनअवेलेबल है ये, ठीक है, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। आपको प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ेंगे जो इन सारी चीज़ों को ना सिर्फ प्लान कर सके बल्कि उन प्लान को एग्जीक्यूट भी करवा सके, ठीक। तो ये वही चीज़ है कि यहाँ पर आप जो भी आपका विजन है, ठीक है, या मिशन है, उसको आप डेली की स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करेंगे, डेली के गोल्स में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टूल है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के जो भी गैप्स हैं या जो भी कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन है उनमें नेक्स्ट रिजल्ट क्या चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से आप इसको प्लान करते हो, ठीक। ओवरऑल फ्रेमवर्क बनाने में हेल्प करता है जिसमें आप सारी चीज़ों को एक ही अम्ब्रेला में, ठीक है, प्रोडक्ट सर्विस प्रोजेक्ट रिसोर्सेज को एक ही अम्ब्रेला में दे सको, साथ में उनको प्रायोरिटाइज भी कर सको कि हम किसको प्रायोरिटी पे दें, ठीक। यहाँ पर आप टारगेट्स बनाते हो, उनको मेजर करते हो और मेजर के बाद उसका इवैल्यूएशन भी करते हो, ठीक है, कि ये मेरा प्रोग्रेस किस तरीके से चल रहा है, ठीक। वर्क कैसे होता है, सबसे पहले मिशन, विजन, स्ट्रैटेजी, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आइडेंटिफाई करते हैं और बेसिकली हमें पूरा एनालिसिस बनाना पड़ता है कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, मैं किस ड्यूरेशन में ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी पड़ेगी। तो बेसिकली एक इंटीग्रेटेड टूल है जहाँ पर मल्टीपल डायमेंशंस आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, बल्कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन या जो भी नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो उसके जितने भी डायमेंशन या जितने भी इंग्रेडिएंट्स या जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे और उसके बाद ही आपको यहाँ पर इसको प्लान कर सकते हो। तो ये डेप्थ में रिसर्च और स्ट्रैटेजिक टूल बेस्ड। इसका फॉर्मेट इस तरीके से होता है, सबसे पहले हमें मिशन, विजन,
ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई स्ट्रैटेजिक थीम है, वैल्यूज हैं, ठीक है, हमें वो आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने पड़ते हैं, ठीक। अच्छा, ये दोनों अप्रोच को फॉलो करता है, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच को भी फॉलो करेगा तब जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, और इसकी फॉलोइंग हमेशा बॉटम टू अप होती है, ठीक है। तो हमेशा सबसे पहले हम लर्निंग एंड ग्रोथ से स्टार्ट करते हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से लर्निंग एंड ग्रोथ करनी है। तो लर्निंग ग्रोथ अभी जैसा प्रीवियस स्लाइड में बताया कि हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं। वो रिसोर्सेज कैसे हो सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में हो सकते हैं, मशीन के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, ठीक, या ऑफिस के सेटअप के बारे में हो सकते हैं। तो हमारे उनके लिए क्या थीम है, ठीक है, उनको मैं किस तरीके से देखता हूँ। फिर अगर मैं इनको इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ, इनको लर्निंग या इनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है, इनकी ग्रोथ को देख रहा हूँ, तो मैं जाहिर सी बात है कि जो हमारे प्रोसेसेस हैं उनको भी इफिशिएंट बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर हम किसी को लर्निंग दे रहे हैं तो वो अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस को वहाँ पर इनपुट की तरह करेगा और उस प्रोसेस को जल्दी करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर एफिशिएंसी अफकोर्स बढ़ेगी, क्वालिटी अफकोर्स बढ़ेगा, टाइम रिडक्शन होगा, ठीक है, टाइम हमारा कम लगेगा, ठीक। कस्टमर के कई डायमेंशन हो सकते हैं कि आप कस्टमर की वैल्यूज को ध्यान में रखिए, कस्टमर सेटिस्फाई है कि नहीं है, रिटेंशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्राइस को लेकर के उसके क्या थॉट्स हैं, क्वालिटी को लेकर क्या थॉट है, पैकेजिंग को लेकर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन को लेकर क्या है, और फिर फाइनली हम फाइनेंशियल्स की बात करेंगे कि हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कैसे यूज करें, ठीक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये एक मैट्रिक्स प्रिपेयर करेंगे, ये इस तरह की मैट्रिक्स है, और हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हम लर्निंग एंड ग्रोथ की बात करेंगे तो ये नीचे वाला सेक्शन जो भी मेजर है या टारगेट है या इनिशिएटिव है वो हमारे लिए लर्निंग एंड ग्रोथ के रहेंगे। फिर हमारे लिए इसी तरह इंटरनल प्रोसेसेस के लिए हमने ब्लॉग बनाएंगे, कस्टमर के लिए ब्लॉग बनाएंगे, और फिर फाइनली फाइनेंशियल्स के लिए क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मेजर क्या है कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, ठीक है, मेजर क्या है आप क्या अचीव करना चाहते हो, टारगेट उनकी वैल्यूज कितनी होंगी, हमेशा क्वांटिफाइड टर्म में होगा, ठीक है, नंबर्स में होगा, ताकि आप सही वैल्यूएशन कर सको, सही कैलकुलेशन कर सको, और आप आइडेंटिफाई कर सको कि जो गैप है या वेरिएंस है वो क्यों हो रहा है, और इस चीज को करने के लिए आप क्या इनिशिएटिव ले रहे हो, ठीक है, आपके प्रोसेसेस क्या है, ठीक है, तो वो प्रोसेस आपको यहाँ लिस्ट करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको फेज वाइज देखेंगे कि फर्स्ट फेज में हम क्या काम कर रहे हैं, सेकेंड फेज में क्या काम कर रहे हैं, और हमेशा बॉटम अप डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ेंगे। फाइनेंशियल्स हमारे खुद ब खुद अटैच होंगे इन बाकी के तीन फैक्टर से, ठीक है, तो हम इस तरीके से काम, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल है, ठीक है, कि यहाँ पर स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं हम, लर्निंग एंड ग्रोथ में क्या काम करते हैं, एम्प्लॉय या मशीन्स की नॉलेज या स्किल इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए टूल्स और टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, यहाँ एम्प्लॉय की नॉलेज और स्किल्स की बात हो रही है। जब ये सारी चीज़ें इफेक्टिव होंगी तो जाहिर सी बात है आपके प्रोसेस की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, यानी वेस्टेजेस कम होंगे, टाइम रिडक्शन कम होगा, ठीक है। आप किसी भी प्रोसेस को बिना कंफ्यूजन के एक बार में रिपोर्ट कर सकते हो, तो ये किसमें फर्दर आपको ले जाएगी, ये लोअर साइकिल टाइम, यानी कि जो प्रोडक्शन का टाइम है या क्वेरी को रिजॉल्व करने का टाइम है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कम होगा। जब ये कम होगा, ठीक है, तो आपका टाइम यहाँ पर मेंटेन हो रहा है, कस्टमर को आप रिटेन कर पाओगे, क्योंकि आज की डेट में कस्टमर बहुत डायनामिक है, उसके लिए टाइम पोस्ट सर्विसेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्दर आप रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, रेवेन्यू इंक्रीज होने से मतलब है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि आपके पास एसेट वही है, बस आपकी कॉस्टिंग क्या बढ़ी है, यहाँ पे लर्निंग एंड ग्रोथ में जो भी कॉस्टिंग आ रही है कि अगर आप मशीन का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो विद बाय द टाइम आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, टाइम और वेस्ट हमारे पास कम हो रहा है, ठीक है, या हम एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज कर रही है, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये वेस्टेजेस कम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कम कर रहे हैं, हम एक सारे रिसोर्सेज का बिल्कुल 100% यूटिलाइजेशन या नियरेस्ट 100% यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या काम करेगा, कॉस्ट को लोअर करेगा, ठीक है। और हमें ये पता है कि रेवेन्यू में से अगर हम कॉस्ट को माइनस कर दें तो भी प्रॉफिट मिलता है, रेवेन्यू हमें इंक्रीज चाहिए, ठीक है, और कॉस्ट हमें लोअर चाहिए, ठीक है, तो दोनों ही हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। बस ये है कि आपको यहाँ पर इसके लिए स्ट्रैटेजिक थीम्स, टारगेट्स और मेजर क्रिएट करना है कि आप इनके इंडिकेटर्स क्या हैं, आप इनको कैसे मैनेज करोगे, ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, उसको ट्रैक करना पड़ेगा, एवेलुएट करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग लेनी पड़ेगी। तो कंटिन्यूअस फिनोमेना है ये, ठीक है। तो ये जो अभी जस्ट आपको बताया वो वही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर एक देखिए स्मार्ट सिटी का एक एग्जांपल ले रखा है कि किस तरीके से वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, बैलेंस स्कोर कार्ड को फेज वाइज, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक स्ट्रैटेजिक थीम है, उनको ये है ऑब्जेक्टिव विजन इनका ये है कि एक अर्बन कम्युनिटी क्रिएट करनी है, ठीक है, जहाँ पर आप जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, ठीक है, उनके
अबंडेंस हो उनका, ठीक है, यानी जॉब एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जितने भी कम्युनिटी सेंटर है, हेल्थ सेंटर है, फाइनेंशियल मार्केट है, ये सारे के सारे अवेलेबल हों। कम्युनिटी लाइफ हाई होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, लिविंग लाइफ हाई होनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्या काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का रिफॉर्म कर रहे हैं। गवर्नमेंट को रिफॉर्म करने के लिए क्या काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी जो उनकी वर्किंग स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, यानी एथिकल और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चाहिए। यानी जो भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट क्यों लिया गया, उसके सप्लायर कौन है, कितने ड्यूरेशन में होगा, अगर कोई ग्रीवियांस है तो ग्रीवियांस का रिड्रेसल कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उनकी वर्किंग कैसे होगी, एज वाइज कैसे होगा, ठीक है, टूरिस्ट कैसे आएंगे, टूरिस्ट हब कैसे स्टैब्लिश करे जाए, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के रिफॉर्म में है, यानी गवर्नमेंट है जो चेंजेस हैं, यानी उनका जो रिफ्लेक्शन है इस सिटी को देखने का, वो दूसरी तरीके से है, ठीक। नर्चरिंग चिल्ड्रन एंड फैमिली ये दूसरा इनका स्ट्रैटेजिक थीम है, जिसके लिए क्या काम कर रहे हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे सोशल और कल्चरली मिक्स्ड हो, एक अच्छा मेंटल ग्रोथ हो सके, फिजिकल ग्रोथ हो सके। पब्लिक सेफ्टी का भी ध्यान दे रहे हैं, जहाँ पर सेफ, सिक्योर और क्लीन एनवायरनमेंट हो, वाइब्रेंट एनवायरनमेंट हो, जहाँ पे कोई भी बिना रोक टोक करके सभी की एंट्री एग्जिट हो सके, ठीक है, और एक लाइवली सिटी हो। इकोनॉमिक अबंडेंस, अभी जैसा बताया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी फाइनेंशियल मार्केट हो, जॉब्स हो, अपॉर्चुनिटीज हो, ग्रोथ हो, बिजनेस हाउसेज हो, ठीक है, इंडस्ट्री अवेलेबल हो, कम्युनिटी हेल्प भी हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये इनका पूरा स्ट्रैटेजिक चार्ट है। नीचे वाला जो सेक्शन है ये हमारे लिए लर्निंग एंड ग्रोथ का है, ठीक है। तो जब लर्निंग एंड ग्रोथ यहाँ पर हो रही है तो यहाँ देखिए इंक्रीज स्टाफ क्वालिटी, तो ये रिक्रूट कर रहे हैं, स्टाफ की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, और यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यानी मशीन्स की बात कर रहे हैं, ठीक। इससे ओवरऑल क्या होगा, प्रोसेसेस, ये प्रोसेसेस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपके पास लर्नेड स्टाफ और अच्छी क्वालिटी का मशीन होगा तो जाहिर सी बात है आपकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी, इससे वेस्टेजेस रिड्यूस होंगे, लैंड या जो भी रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो सकेगा, यानी प्लान वे में काम कर सकते हैं, क्वालिटी लाइफ इंप्रूव होगी। इस तरीके से मेजर क्या करने हैं इनको, ये मेजर करना चाहते हैं कि अवेलेबिलिटी, सेटिस्फैक्शन स्कोर कितना है, यानी जो वहाँ के सिटीजन हैं वो वहाँ, क्योंकि जो सराउंडिंग्स है, ठीक है, या तो उससे कितना सेटिस्फाई है, ठीक है। तो उन्होंने इसके लिए टारगेट दे रखा है कि वो 95% से हमेशा या इस साल ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने क्या काम कराया कि उन्होंने उसके लिए ग्रीन स्पेस प्रोग्राम बनाया, यानी ग्रीनरी एरिया क्रिएट कराने भी पॉसिबल, नेचुरल पार्क है, ठीक है, या जॉगिंग पार्क्स हैं, ठीक है, या ऐसे ग्रीन एरिया क्रिएट करे हैं जहाँ पर लोगों को फील गुड फैक्टर है, ठीक है, ठीक। तो इसी तरह हमारे पास कई अलग अलग चीजें, जैसे पर कैपिटा इनकम है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये हमारे लिए एक तरह से कस्टमर के लिए ही हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए जो भी सिटीजन आएंगे, सिटी में रहने के लिए आएंगे या बिजनेस को स्टैब्लिश करेंगे, तो वो फर्दर उनके लिए फैक्टर यही है कि भाई इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो पर कैपिटा इनकम भी अच्छी हो, 3% का ये ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह एक्सपेंसेस को 5% का डिक्लाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंप्लीफाई टैक्स कर रहे हैं, इसके लिए कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम बना रहे हैं, एंड सो ऑन। तो आप उसके लिए टारगेट क्या कर रहे हो, ये जनरली क्या होना चाहिए, क्वान्टिफाइड टर्म में होना चाहिए, और उसके लिए क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक जनरल सा एक एग्जांपल है, ठीक है। तो इस तरह से आप बैलेंस स्कोर कार्ड देख सकते हो, बना सकते हो। तीन तरह की स्ट्रैटेजी हम क्रिएट करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक डिपार्टमेंट लेवल पे हो गई, ठीक है, और एक हमारे लिए नॉर्मल टीम्स और इंडिविजुअल या ग्रुप्स के लिए, ठीक। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर बन रहे हैं हम उसको टॉप डाउन मॉडल में अलाइन करने की कोशिश करें, ठीक है। ये भी अभी आपको जस्ट बताया, ठीक है, जो अप्रोचेस है वो यही है। अब यहाँ पर कुछ एक कॉन्सेप्ट जो हम बैलेंस स्कोर कार्ड के लिए टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो है की रिजल्ट एरिया। की रिजल्ट एरिया का क्या मतलब है कि आपको ओवरऑल जनरल रिजल्ट क्या चाहिए, ठीक है, जहाँ पर आपको काम करना है। की परफॉर्मेंसेस एरिया जो इम्पोर्टेंट है, जिनको आप ज़्यादा ध्यान दोगे, जिसको ज़्यादा वेटेज दोगे, ठीक है, ठीक, वो की परफॉर्मेंसेस एरिया है। की रिजल्ट इंडिकेटर, ये आपके टारगेट से मेजर हो गया, ठीक है, जो आपको इंडिकेट करेंगे, ठीक है, जैसे अभी क्वालिटी लाइफ की बात हो रही थी, ठीक है, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए रिजल्ट इंडिकेटर है, ठीक है, जहाँ पर आप क्वान्टिफाई करने की कोशिश करोगे। परफॉर्मेंस इंडिकेटर, परफॉर्मेंस इंडिकेटर का मतलब ये हो गया कि छोटे मोटे हर एक चीज़ को हम नंबर्स देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर है जहाँ पर हम उनका एवेल्युएशन कर सकें। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी ये पॉपुलर है, ठीक है,
और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में हमारे पास वही है, लीडिंग फैक्टर और लैगिंग फैक्टर ही है, ठीक है। हम उनको ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। 80-10 का रूल है यहाँ पर, ठीक है। एक अच्छा बैलेंस स्कोर कार्ड होने में 10 KRI, 10 AP API और 10 KPI होने चाहिए। जैसे बताया था, बैलेंस स्कोर का टॉप टूल है मैनेजमेंट का, ठीक है। ये टॉप 10 की लिस्ट है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स की लिस्टों में से ये जनरलाइज करके बनाया हुआ है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड आपको हमेशा टॉप 10 में मिलेगा। दूसरे अगर मैनेजरियल टूल है, CRM, बेंचमार्किंग, एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोग्राम, स्ट्रेटजी प्लानिंग, आउटसोर्सिंग, चेन मैनेजमेंट, कस्टमर सेगमेंटेशन, मिशन, ये सारे कुछ और भी सब्जेक्ट है। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये कुछ एक जनरल ऑब्जेक्टिव है जिनको आप मेजर कर सकते हो। जैसे अगर हम फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपका क्या काम करना है, रिटर्न ऑन एसेट ज़्यादा होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए, आपने मार्केट में एंटर करो जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल इंक्रीज करें, ठीक। लर्निंग एंड ग्रोथ की बात करें तो हमें क्या काम करना है कि नई जॉब लोकेशन ओपन करनी है, ठीक है। एम्प्लॉय का टर्नओवर कम होना है, बिल्ड ऑन मोमेंटम होना है, यानी कि आप ज़्यादा स्पीडली काम कर सको। इसी तरह कस्टमर ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आप डिलीवरी टाइम को कर रहे हो, प्रोडक्ट की रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, यानी प्रोडक्ट में चेंजेस ला रहे हो, कुछ इनोवेशन ला रहे हो, वेटिंग टाइम कम कर रहे हो, प्राइस कॉम्पिटिटिव हो, ठीक है। इम्पैक्ट मेजरमेंट हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसी तरह बिजनेस प्रोसेसेस ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। कि जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वेंडर की परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, ठीक है। वेब ट्रैफिक इंक्रीज करे, इसका ये मतलब है कि हमारा जो क्लाइंटल है वो बिजी रहे, मतलब हमारे पास कोई ना कोई क्वेरी आती रहे, ठीक है, बिजनेस चलता रहे। डिफेक्ट डिक्रीज करेंगे, टीम साइज में डाइवर्सिफाइड मेंबर लाने की कोशिश करेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे, R&D टाइम ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से इन ऑब्जेक्टिव को डेवलप कर सकता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल समरी है, ठीक है, कि आप बैलेंस स्कोर कार्ड कैसे प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले मिशन, विजन, वैल्यू और चैलेंजेस आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन किस फील्ड में एक्सेल करना चाहती है, एक्सेलरेट करना चाहती है, ठीक है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जब तक कि वो नहीं पता होगा तब तक आप आगे नहीं काम कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी कैसे हो, फेज वाइज उसको कैसे देख रहे हैं, ठीक है। फिर इसी तरह हम स्ट्रैटेजिक मैप क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिर वो जो हमारे 4 फैक्टर हैं, उन 4 फैक्टर में अलग अलग परफॉर्मेंस मेजर बनाएंगे, उनके लिए इनिशिएटिव यानी टारगेट्स डिसाइड करेंगे, उनकी टीम और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिक्लूड करेंगे, स्टार्ट करेंगे स्कोर बोर्ड, यानी कि हम उनके क्वांटिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्कोर बोर्ड को अपडेट करने का मतलब है हम वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। और साथ में इवैल्यूएशन करेंगे और चेक करेंगे कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या वो टारगेट अचीव हुए कि नहीं। क्लास की बैलेंस स्कोर कार्ड का, ठीक है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल है, ठीक है। और इफेक्टिवली यूज होता है। थैंक यू क्लास।